हेलो एवरीवन। सो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ऑर्डर नंबर 21 आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी इसके रूल्स हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्व रखते हैं वो हम लोग अच्छे से समझेंगे और मैं कोशिश भी करूंगा कि जितने भी रूल्स यहाँ पे मैं आपको बताऊं उनको सिंप्लीफाई करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है इस ऑर्डर को लेके वो अच्छे से डेवलप हो जाए और आपको ये ईजी वे में याद रह जाए। क्या होता है, काफ़ी कठिनता महसूस करते हैं स्टूडेंट्स जब ये रूल्स वो लोग पढ़ते हैं, स्पेशली जब ऑर्डर नंबर 21 की बात यहाँ पे आती है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई भी डाउट इन बिटवीन आपको रहे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम लोग उसको भी देख लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर नंबर 21, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स पेमेंट अंडर डिक्री। अब जब हम ऑर्डर नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे डिक्री की बात आती है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि डिक्री क्या होती है ये आप लोगों को स्पष्ट होगा। अगर नहीं होता है तो आप बताएं, नेक्स्ट लेक्चर में डिक्री क्या होती है उसके लिए भी मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, मोड्स ऑफ पेमेंट, मोड्स ऑफ पेइंग मनी अंडर अ डिक्री। किस किस मोड से डिक्री में जो पेमेंट देने की बात होती है उसको क्या कर सकते हैं, दे कर सकते हैं, ठीक है ना। किन किन मोड से पेमेंट दे सकते हैं जो भी डिक्री आई है उसके अंतर्गत। सबसे पहले, ऑल मनी पेबल अंडर डिक्री शैल बी पेड एज फॉलोज, नेमली। सबसे पहला, बाय डिपॉजिट इनटू द कोर्ट, ठीक। बाय डिपॉजिट इनटू द कोर्ट हुज ड्यूटी इट इज टू एग्जीक्यूट द डिक्री। तो किस कोर्ट में मनी डिपॉजिट होगी? उस कोर्ट में जिसकी ड्यूटी होती है एग्जीक्यूट करने की। अगर ट्रांसफर कर दी गई है तो जिस कोर्ट को ट्रांसफर करी गई है डिक्री, है ना, और फिर उसके ऊपर ये एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, दायित्व आ गया है, तो फिर यहां पर डिपॉजिट कहां पे होगा? जिस कोर्ट को ट्रांसफर करी गई है ना। हम ये ट्रांसफर वाले प्रोविजंस भी देखेंगे आगे। अभी इतना समझ लो कि जिस कोर्ट के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डिग्री को एग्जीक्यूट करने की, वहां पे अमाउंट टेंडर कर दिया या डिपॉजिट कर दिया। और सेंड टू डेट कोर्ट बाय पोस्टल मनी ऑर्डर और थ्रू अ बैंक, या फिर एक तो डायरेक्टली जाके डिपॉजिट कर दिया या फिर क्या करा, उस कोर्ट को सेंड कर दिया उतना अमाउंट थ्रू मनी ऑर्डर या फिर बैंक के थ्रू। ठीक है, क्लियर। आगे दूसरा क्या है? आउट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के बाहर। आउट ऑफ कोर्ट टू द डिक्री होल्डर, डायरेक्टली किसको देंगे? डिक्री होल्डर को, बाय पोस्टल मनी ऑर्डर और थ्रू अ बैंक और बाय एनी अदर मोड वेयर इन पेमेंट इज एविडेंस्ड इन राइटिंग। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कोर्ट में डिपॉजिट कर दिया जाके, कोर्ट में जाके डिपॉजिट नहीं करा है ना, पर्सनल अपीयर नहीं हुए, तो कोर्ट में किस तरह से डिपॉजिट कर सकते हैं? थ्रू पोस्टल मनी ऑर्डर या फिर बैंक के थ्रू। दूसरी बात, अब अगर कोर्ट में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली डिक्री होल्डर को भी पे कर सकते हैं, है ना। कैसे पे करेंगे? बाय पोस्टल मनी ऑर्डर या फिर बैंक के द्वारा या फिर किसी अदर मोड से भी, जहां पे आप जो पेमेंट दे रहे हैं उसका कोई ना कोई एविडेंस हो, है ना। विदाउट एविडेंस फिर वो चीज काम नहीं करेगी, आप उसको साबित नहीं कर सकते हैं कि आपने ये अमाउंट टेंडर कर दिया था डिक्री होल्डर को। ठीक है, आगे आते हैं। सी में बोलता है अदरवाइज एज द कोर्ट विच मेड द डिक्री डायरेक्ट, या फिर किसी और मोड से जो भी जो कोर्ट है जिसने डिक्री इशू करी है वो डायरेक्ट करता है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो तीन तरीके की हमने चीजें देख ली। इसको याद करने के लिए पहला तो डिपॉजिट वर्ड याद कर लो, दूसरा आउट ऑफ कोर्ट और तीसरा अदरवाइज, है ना। अंदर की चीजें भी हमने देख ली है, समझ लिया है कि किस तरह से डिपॉजिट होगा। कॉमन बात जो है यहाँ पे पोस्टल मनी ऑर्डर और थ्रू बैंक दोनों में आ रही है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है एविडेंस्ड इन राइटिंग। अगर पर्सनली डिक्री होल्डर को पेमेंट टेंडर हो रहा है तो कोई ना कोई एविडेंस होना जरूरी है। अब आगे आते हैं, वेयर एनी पेमेंट इज मेड अंडर क्लोज ए और क्लोज सी, मतलब कि बाय डिपॉजिट करने से, है ना, कोर्ट में डायरेक्टली डिपॉजिट करा, या फिर सी वाले में जैसा भी कोर्ट ने डायरेक्ट करा, अगर उस मोड में पेमेंट होता है तो ए या फिर सी। द जजमेंट डेटर शैल गिव नोटिस thereof to the decree holder either through the court or directly to him by registered post acknowledgement due। ठीक है, तो जजमेंट डेटर का एक दायित्व यहाँ पे बताया गया है
कि अगर इस मोड से ए और सी से आप पेमेंट करते हो तो आपको एक नोटिस देना यहाँ पे जरूरी है डिक्री होल्डर को, ठीक है। जजमेंट डेटर शैल गिव नोटिस देयर ऑफ टू द डिक्री होल्डर, इधर थ्रू किस मोड से देगा वो नोटिस वो भी बताया गया है, इधर थ्रू द कोर्ट और डायरेक्टली टू हिम, है ना। कोर्ट के थ्रू मतलब कि भैया हमने इस कोर्ट में इतना अमाउंट आपका जो था, जो डिक्री में बताया गया था वो डिपॉजिट कर दिया है, या फिर जैसा भी कोर्ट ने अंडर क्लॉज सी में, सब रूल सी में बताया था उस मोड से पेमेंट कर दिया है। इस तरह का एक नोटिस यहाँ पे डिक्री होल्डर को वो देगा थ्रू कोर्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी वो यहाँ पे दे सकता है, ठीक। यहां तक क्लियर। आगे आते हैं, वेयर मनी इज पेड बाय पोस्टल मनी ऑर्डर और थ्रू बैंक, अगर जो पैसा है वो पोस्टल मनी ऑर्डर या फिर बैंक के थ्रू जमा करा गया है ना, अंडर क्लोज ए और क्लोज बी ऑफ सब रूल 1, ठीक है ना। अब इसकी बात हो रही है ए और बी की, मतलब आउट ऑफ कोर्ट और डिपॉजिट की। तो क्या होगा, द मनी ऑर्डर और पेमेंट थ्रू अ बैंक एज द केस में भी शाल एक्यूरेटली स्टेट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नेमली, जब भी याद रखिएगा जब भी पोस्टल मनी ऑर्डर या बैंक के थ्रू पेमेंट होगा तो यहाँ पे सब रूल 3 में कुछ कुछ बातें आपको बताई गई हैं वो ध्यान रखनी है। क्या लिखना जरूरी रह जाएगा वहां पे, शाल एक्यूरेटली स्टेट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नेमली। यहां से क्वेश्चन यूजुअली आपके एग्जामिनेशन में आते नहीं है, लेकिन फिर भी सब रूल 3 अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ लो अच्छा रहेगा। द नंबर ऑफ द ओरिजिनल सूट, किस ओरिजिनल सूट के लिए या किसके अगेंस्ट में, किसके बिहाफ पे आपने ये पैसा जमा करा गया है वो मेंशन करना जरूरी है। द नेम्स ऑफ द पार्टीज, ठीक है, प्लेंटिफ कितने हैं, डिफेंडेंट क्या है, वो सारी चीजें अगर एक से ज्यादा दो से ज्यादा होते हैं तो फर्स्ट टू प्लेंटिफ या फर्स्ट टू डिफेंडेंट के नाम वहां पे मेंशन करना जरूरी है। आगे, हाउ द मनी रेमिटेड इज टू बी एडजस्टेड, डेट इज टू से वेदर इट इज टुवर्ड द प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और कॉस्ट, किसके अगेंस्ट में जो मनी है वो टेंडर करी गई है, अगर प्रिंसिपल के अगेंस्ट में करी गई है तो वो इंटरेस्ट के अगेंस्ट में या फिर कॉस्ट, है ना, जितना अगर कोई पोर्शन है उसका तो वो भी मेंशन करना है। मान लीजिए 10,000 रुपए जमा करे गए हैं, 8,000 प्रिंसिपल है, 2,000 इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से सब लिखना पड़ेगा वहां पे। द नंबर ऑफ द एग्जीक्यूशन केस ऑफ द कोर्ट वेयर सच केस इज पेंडिंग, जो भी नंबर है एग्जीक्यूशन केस का, ठीक है, ये चीज और ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेयर, ओके। अब आगे आते हैं, सब रूल 4 पे, ऑन एनी अमाउंट पेड अंडर क्लोज ए और क्लोज सी, मतलब डिपॉजिट वाले या फिर अदरवाइज जो भी कोर्ट ने डायरेक्ट करा है उन मोड के थ्रू अगर अमाउंट पे होता है तो इंटरेस्ट इफ एनी शैल सीज, मैंडेटरी है, शैल सीज टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस रिफर टू इन सब रूल 2, जैसा कि हमने नोटिस की बात देखी थी, है ना। अगर अमाउंट टेंडर हो जाती है ए और सी में, है ना, जैसे ही डिपॉजिट करता है और उसका नोटिस इशू कर देता है या फिर जैसे कोर्ट जिस मोड से डायरेक्ट करती है पेमेंट करने के लिए उस मोड से वो पेमेंट करता है और नोटिस टेंडर कर देता है किसको, डिक्री होल्डर को, तो जो इंटरेस्ट उस पे लग रहा था, उस अमाउंट पे लग रहा था, वो उसी पॉइंट से उसी मूवमेंट से बंद हो जाएगा। कहां से, रन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस, जिस दिन नोटिस को सर्व करा गया है उस डेट से ये इंटरेस्ट जो लग रहा था आपका वो बंद हो जाएगा लगना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, ठीक। आगे, on any amount paid under clause B of sub rule 1 interest if any shall cease to run from the date of such payment, B में करा है तो फिर कब से होगा, shall cease to run from the date of such payment, जिस दिन आपने पेमेंट करा। बी में हमने क्या देखा था, आउट ऑफ कोर्ट वाला, है ना, तो जिस दिन आप पेमेंट टेंडर करोगे आउट ऑफ कोर्ट उस दिन से इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। आगे देखते हैं, provided date where the degree holder refuses to accept the postal money, क्या बोल रहा है, प्रोवाइड अ डेट वेयर द डिक्री होल्डर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द पोस्टल मनी, है ना, डिक्री होल्डर क्या करता है, लेने से मना कर देता है, जो भी अमाउंट उसको टेंडर हो रही है थ्रू पोस्टल मनी ऑर्डर और पेमेंट थ्रू बैंक, दोनों ही मोड से वो रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट करने के लिए। इंटरेस्ट शैल सीज टू रन फ्रॉम द डेट ऑन विच द मनी वाज टेंडर्ड टू हिम और वेयर ही अवॉइड्स एक्सेप्टेंस ऑफ द पोस्टल मनी ऑर्डर और पेमेंट थ्रू बैंक,
ठीक है, इसको यहां तक समझो। refuses to accept the postal money order or payment through a bank, interest shall cease to run from the date on which the money was tendered। जिस दिन मनी टेंडर करी थी उस दिन से इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, पोस्टल मनी ऑर्डर और बैंक के थ्रू अगर करा गया है तो। आगे, और वेयर ही अवॉइड्स एक्सेप्टेंस ऑफ द पोस्टल मनी, है ना, यहां पे याद रखिएगा, रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, सामने वाला टेंडर कर रहा है और मना कर रहा है, नहीं नहीं मैं इस मोड से नहीं लूंगा। दूसरी बात, अवॉइड कर रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, अवॉइड्स एक्सेप्टेंस ऑफ द पोस्टल मनी ऑर्डर और पेमेंट थ्रू बैंक, इंटरेस्ट शैल सीज टू रन फ्रॉम द डेट ऑन विच मनी वुड हैव बीन टेंडर्ड टू हिम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द पोस्टल मनी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रिफ्यूजेस में तो साफ उसने मना कर दिया लेने से कि मैं इस मोड से नहीं लूंगा। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे ये समझ लो कि मैं इस मोड से नहीं लूंगा भैया, मुझे नहीं करना। अवॉइड्स करता है, अब्सकॉन्ड हो गया, मिल नहीं रहा, उपलब्ध नहीं हो रहा, जानता है कि, है ना, कि ऐसा कोई पोस्टल मनी ऑर्डर के थ्रू पेमेंट आया है, कोई नोटिस इशू हुआ है ना, और वो खुद को क्या बोल रहा है कि बोल दो कि मैं यहाँ पे नहीं हूं अभी। इस तरह से अवॉइड कर रहा है लेने के लिए, अवॉइड्स एक्सेप्टेंस। तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट shall cease to run from the date on which money would have been tendered to him in the ordinary course of business of the postal money ऑफ द पोस्टल ऑथोरिटीज और द बैंक एज द केस में भी, है ना। तो जो भी बैंक का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रहता और वो अगर अवॉइड नहीं करता, जजमेंट डिक्री होल्डर अवॉइड नहीं करता एक्सेप्टेंस, और वो टेंडर कर पाते, बैंक टेंडर कर पाता या पोस्टल ऑथोरिटीज टेंडर कर पाते इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उस डेट से ये क्या हो जाता? इंटरेस्ट शैल सीज टू रन। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें याद रखेगा। रिफ्यूज वाले में जिस दिन टेंडर करा गया है उस दिन से रन होना सीज हो जाएगा, और अवॉइड एक्सेप्टेंस वाली बात है यहाँ पे, तो अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो दे पाते तो उस दिन से फिर वो क्या होता? इंटरेस्ट जो रहता वो सीज हो जाता। ठीक, तो ये था आपका रूल 1 जो कि मोड्स की बात करता है। अब देखते हैं रूल 2, वो क्या बोलता है? पेमेंट आउट ऑफ कोर्ट टू डिक्री होल्डर, है ना, आउट ऑफ कोर्ट टू डिक्री होल्डर। जैसे हमने देखा था एक मोड इसमें आउट ऑफ कोर्ट वाला, उसी का बड़ा रूप समझ लो इसको। आगे देखते हैं इसमें, वेयर ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये इंटरकनेक्टेड हैं इसमें। ऑर्डर 21 देखने में बहुत लेंथी लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन है बहुत सिंपल। अगर एक बार समझ लिया जाए, प्रैक्टिकल अप्रोच रख ली जाए तो काफी इजी हो जाता है। अब इसको देखते हैं, वेयर एनी मनी पेबल अंडर अ डिक्री ऑफ एनी काइंड, एनी मनी इज पेबल अंडर अ डिक्री ऑफ एनी काइंड, है ना। डिक्री अलग अलग तरह की होती हैं, डिक्री ऑफ एनी काइंड इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी इसमें नहीं जाते हम ये समझते हैं कोई भी पैसा देने का, अमाउंट देने का आदेश हुआ है, डिक्री हुई है, इस पेड आउट ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट के बाहर पे कर दी गई है, कर सकते हैं, एक मोड है ना। और डिक्री ऑफ एनी काइंड इज अदरवाइज एडजस्टेड, या फिर अदरवाइज एडजस्ट हो गई है। मान लीजिए दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ एक दूसरे से लेना है और वो एडजस्ट हो गई है, इन होल और इन पार्ट, where any money payable under a decree of any kind is paid out of the court or is otherwise adjusted, पूरी तरह से एडजस्ट हो गई है या फिर पार्ट में एडजस्ट हुई है ना, कुछ बचा है और कुछ नहीं एडजस्ट हुआ है। Satisfaction to the decree holder, the decree holder shall certify such payment or adjustment to the court whose duty it is to execute the decree and the court shall record the same accordingly। ठीक है, अब मान लीजिए एडजस्ट हो गई है या फिर पूरा अमाउंट टेंडर कर दिया गया है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री होल्डर, पूरा अमाउंट टेंडर कर दिया गया है, मतलब पहली चीज तो टेंडर कर दिया गया, 10,000 की डिक्री आई थी, 10,000 उसको पे कर दिया, बात खत्म हो गई उस केस में। या फिर 10,000 की डिक्री थी और कुछ एडजस्टमेंट करके 2,000 उसको भी देना बनता था, तो 8,000 रुपए बचे, 8,000 रुपए का यहाँ पे पेमेंट कर दिया, तो भी ये सेटिस्फेक्शन हो गया, है ना। उन दोनों ही रूप में टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री होल्डर, द डिक्री होल्डर शाल सर्टिफाई, क्या करेगा? सर्टिफाई करेगा डिक्री होल्डर कि हाँ इस तरह कोई पेमेंट मुझे प्राप्त हुआ है या फिर एडजस्टमेंट हुआ है। किसको करेगा सर्टिफाई? टू द कोर्ट हुज ड्यूटी इट इज टू एग्जीक्यूट द डिक्री। ठीक है, सर्टिफाई करेगा कोर्ट को, कोर्ट को एक सूचना प्रदान करेगा एक तरीके से कि
ये पेमेंट मुझे इतने रुपए का थ्रू एडजस्टमेंट या फिर इन कंप्लीशन ऑफ द डिक्री जो भी अमाउंट बनती थी वो मुझे टेंडर कर दी गई है, एंड द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द सेम अकॉर्डिंगली। उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, उनको रिकॉर्ड कर लेगा, उसके स्टेटमेंट को सर्टिफाई कर लेगा। आगे, द जजमेंट डेटर और एनी पर्सन हु हैज बिकम श्योरिटी फॉर द जजमेंट डेटर, है ना, यहाँ पे बात हो रही है जिसको अमाउंट टेंडर करनी है। जजमेंट डेटर मतलब जिसका दायित्व बनता है अमाउंट देने का, जिसके अगेंस्ट में डिक्री इशू हुई है। तो जजमेंट डेटर और एनी पर्सन हु हैज बिकम श्योरिटी, या फिर उसका जो श्योरिटी हो, ऑल्सो मे इन्फॉर्म द कोर्ट। अब यहाँ पे हमने सब रूल 1 में तो देख लिया, क्या देख लिया कि डिक्री होल्डर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी सर्टिफाई करने की कोर्ट को, इन्फॉर्म करने की कोर्ट को। लेकिन उसके साथ में सब रूल 2 भी बोलता है कि जजमेंट डेटर या श्योरिटी हैं वो भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे उनके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, मे वर्ड यूज है, यहाँ पे शैल सर्टिफाई है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, ऑल्सो मे इन्फॉर्म द कोर्ट ऑफ सच पेमेंट और एडजस्टमेंट। जो भी पेमेंट और एडजस्टमेंट हुआ है वो भी कर सकते हैं अगर ये नहीं करता है तो। एंड अप्लाई टू द कोर्ट टू इशू अ नोटिस टू द डिक्री होल्डर। ठीक है, तो कोर्ट को इन्फॉर्म कर देंगे कि इस तरीके का पेमेंट या एडजस्टमेंट हुआ है, और कोर्ट को फिर इन्फॉर्म करने के साथ ही अप्लाई करेंगे टू इशू अ नोटिस। कोर्ट को बोलेंगे कि आप एक नोटिस इशू कर दीजिए डिक्री होल्डर को। कौन सा नोटिस, शो कॉज नोटिस। और उसमें क्या लिखा होना चाहिए, ऑन अ डे टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट व्हाई सच पेमेंट और एडजस्टमेंट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज सर्टिफाइड। ठीक है, तो शो कॉज नोटिस ये बोलेगा कि ये जो भी पेमेंट या एडजस्टमेंट की यहाँ पे बात करी गई है, जिसकी इंफॉर्मेशन आई है, उसको क्यों ना हम सर्टिफाई माने, ठीक है, उसको रिकॉर्ड क्यों ना करें। एंड आफ्टर सर्विस ऑफ सच नोटिस the decree holder fails to cause why the payment origin is, shall not be recorded as certified, the court shall record the same accordingly। ठीक है, तो जैसे ही सर्विस इसकी हो गई, आफ्टर सर्विस ऑफ सच नोटिस द डिक्री होल्डर फेल्स टू शो कॉज। डिक्री होल्डर क्या करता है, जो भी नोटिस इशू करा है उसका जवाब नहीं देता है, कारण नहीं बता पाता है। फेल्स टू शो कॉज व्हाई द पेमेंट और एडजस्टमेंट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड सर्टिफाई, है ना, क्यों ना ये पेमेंट और एडजस्टमेंट इस तरह से, जैसा कोर्ट ने बोला था कि इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए सर्टिफाइड के रूप में, तो कोर्ट क्या करेगी, ये जो फैक्ट है फेलियर वाला, इसको रिकॉर्ड कर लेगी कि डिक्री होल्डर को ऐसा एक नोटिस गया, शोकॉज नोटिस, और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, वो फेल कर गए, तो एक फेलियर का क्या करेगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगी। ठीक है, अब आगे आते हैं 2A, नो पेमेंट और एडजस्टमेंट शैल बी रिकॉर्डेड एट द इंस्टांस ऑफ द जजमेंट डेटर अनलेस। यहाँ पे थोड़ी सावधानी वाली बात करी गई है कि कोई भी पेमेंट और एडजस्टमेंट शैल बी रिकॉर्डेड एट द इंस्टांस, कोई भी पेमेंट और एडजस्टमेंट इस तरह से रिकॉर्ड नहीं होगा एट द इंस्टांस ऑफ जजमेंट डेटर, की जजमेंट डेटर ने कुछ बोल दिया कि हमने पेमेंट कर दिया टेंडर, है ना, या फिर एडजस्टमेंट के रूप में पेमेंट जो है वो दे दिया और डिक्री अब पूरी हो गई, समाप्त हो जाएगी, है ना, जो भी डिक्री का अमाउंट बनता था वो खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं कि कोर्ट उठा के सीधे सीधे उसको रिकॉर्ड कर लेगी, कुछ चीजें, कुछ सावधानियां वो भी रखेगी। क्या, अनलेस द पेमेंट इज मेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 1, जो भी रूल 1 में मोड बताए गए हैं उन मोड के थ्रू, उन मैनर के थ्रू पेमेंट करा गया हो। ठीक है, या फिर द पेमेंट और एडजस्टमेंट इज प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर उन मैनर में नहीं है तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आओ जो बताता हो कि इस तरह से एडजस्टमेंट आपका हो गया है, या फिर आपने इस तारीख को इतना इतना अमाउंट उनको टेंडर कर दिया था, ये हो जाएगा तो भी वो रिकॉर्ड कर लेगा। यहाँ पे फेलियर रिकॉर्ड करके क्या रिकॉर्ड कर लेगा कोर्ट, डिक्री सेटिस्फाइड। ठीक, इस तरह से एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा। आगे, द पेमेंट और एडजस्टमेंट इज एडमिटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डिक्री होल्डर इन हिज रिप्लाई टू द नोटिस। क्या, द पेमेंट और एडजस्टमेंट इज एडमिटेड बाय, या फिर तीसरा, पहला तो हमने देख लिया मैनर में होना चाहिए था या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, या फिर जो पेमेंट और एडजस्टमेंट है वो एडमिट हो गया हो, किसके द्वारा, बाय ऑन बिहाफ ऑफ द डिक्री होल्डर, जो डिक्री होल्डर है उसके बिहाफ पे किसी ऐसे इंसान ने कर लिया हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो उसकी, या फिर खुद स्वयं डिक्री होल्डर ने एडमिट कर लिया हो इन हिज रिप्लाई टू द नोटिस, जो भी नोटिस उसको इश्यू हुआ था सब रूल 2 में, यहाँ पे हमने देखा था सब रूल 2 में ऑफ रूल 1,
सब रूल 2 ऑफ रूल 1 की बात कर रहे हैं, है ना। देखते हैं कौन सा था, ये वाला, ये जो हमने नोटिस यहाँ पे इशू करा था ना, इस नोटिस की बात चल रही है। सब रूल 2 ऑफ रूल 1 और बिफोर द कोर्ट, ठीक, या फिर कोर्ट के समक्ष आके वो एडमिट कर ले। क्लियर। अ पेमेंट और एडजस्टमेंट विच हैज नॉट बीन सर्टिफाइड, जो भी सर्टिफाई नहीं होगा और रिकॉर्डेड एज अफोरसेड शाल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। जो भी सर्टिफाइड या रिकॉर्डेड नहीं होगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वो किसी भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं करा जाएगा। उसको ये नहीं माना जाएगा कि डिक्री सेटिस्फाई हुई है, डिक्री के फेवर में या अगेंस्ट में यहाँ पे कोई अमाउंट टेंडर करी गई है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर। आगे के जो भी रूल्स है, प्रोविजंस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं एमपी सिविल जज, राजस्थान सिविल जज या फिर छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए या फिर एमपी एडीपीओ के लिए, तो हमारी जो क्लासेस हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रॉलिंग टेक्स्ट में मिल रही है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस अवेलेबल है बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड पे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।